हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स और प्रपोज डिविडेंड वाला कंसेप्ट विद एग्जांपल कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एक टॉपिक को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोज़ नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स में क्या होता है कि यहाँ पे दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक तो होता है टैक्स पेड, एक होता है टैक्स मेड। तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट कवर करते हैं प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स के बारे में। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स के बारे में मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 साल का डाटा है हमारे पास, 2022 और 2023 का। तो यहाँ पे हमारे पास जो टैक्स दे रखा है इनकम टैक्स, वो मान लो कि 10,000 से 30,000 से या कितना भी हमारे पास अमाउंट बन सकता है। तो हमारे पास ये जो ईयर कहलाता है, ये ईयर कहलाता है प्रीवियस ईयर, यानी कि जो पिछले वाला साल है, लास्ट ईयर। 2023 ये हमारे लिए कहलाएगा करंट ईयर, ये करंट ईयर का हमारे लिए टैक्स कहलाएगा। जब हम ये करंट ईयर का टैक्स जो होता है इसको बोलते हैं हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के नाम से बोला जाता है कि ये प्रोविज़न बनाया गया है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के नाम से इसको है जो नाम दिया जाता है, यानी कि इसको बोला जाता है टैक्स मेड वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। और जो ये प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है इसको इस साल में हमने क्या करना होता है, पे करना होता है। तो इसको बोला जाता है टैक्स पेड, कि ये टैक्स पेड किया गया। प्रीवियस ईयर का क्या किया जाता है, टैक्स पेड किया जाता है करंट ईयर के अंदर। क्योंकि जो ये हमारे पास टैक्स बना है, ये जो ईयर है 2022 कब से लेकर स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 को ये क्लोज हो जाता है। फिर जो ये 2023 कब से कब तक स्टार्ट हुआ होगा, ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 को जाकर के ये क्लोज हुआ होगा। तो यहाँ पे जो इनकम हम देखते हैं वो पूरे साल की इनकम लेते हैं और लास्ट को इनकम के ऊपर टैक्स क्रिएट कर देते हैं हम, कि हमारा इतना टैक्स है। तो जो ये टैक्स बनता है ये 31 मार्च से क्लोज होगा, तो 1 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर यानी कि इस साल में हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो जो ये प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड होता है इसको हम कहाँ दिखाते होते हैं, इसको हम दिखाते होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको माइनस करके दिखाते हैं, डिडक्ट करके दिखाते हैं। लेकिन जो करंट ईयर का टैक्स होता है इसमें क्या होता है कि जैसे हमने नए साल में प्रवेश किया है 1 अप्रैल को, ही हम पहले से ये एक प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं कि इस साल हमारी इतनी इनकम होने वाली है और उसके ऊपर हमें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो यहाँ पे जो हमने प्रोविज़न क्रिएट किया वो स्टार्टिंग में क्रिएट कर लेते हैं कि इस साल हमारी इतनी इनकम होगी और इतना उसके ऊपर जो टैक्स बन सकता है। लेकिन जो हमें एग्जैक्ट इनकम पता चलेगी वो तो ईयर के एंड में पता चलती है ना बच्चों, कि लास्ट में जब हमें एग्जैक्ट पूरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस साल हमारी इनकम है जो कितनी हुई है। तो यहाँ पे जो टैक्स हमारा प्रोविज़न बना है, तो ये प्रोविज़न कहाँ से बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है। लेकिन ये अभी तक पे तो नहीं किया जाता ना, तो जस्ट हमने प्रोविज़न बना के रख दिया। प्रोविज़न बनाने से कैश का आउटफ्लो तो नहीं हुआ, जस्ट ये प्रोविज़न बन गया। तो इस कारण से फिर जो ये करंट ईयर का हमारे पास टैक्स का प्रोविज़न होता है इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट के अंदर, तो उस नेट प्रॉफिट के अंदर है जो ये ऐड कर दी जाता है। इसको क्या कर देते हैं, दोबारा से ऐड कर देते हैं प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स को। कि यानी कि जो हम कहने का मतलब यही है कि जो करंट ईयर का प्रोविज़न होगा वो ऐड कर दिया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे लास्ट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक कंसेप्ट बनता है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स वाला। बच्चों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बनता है हमारे पास कंसेप्ट प्रपोज डिविडेंड का। प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि 2 साल का हम डाटा ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022, फिर ऐसे 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है बच्चों कि ईयर के लास्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो शेयर होल्डर की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं। क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं देश के कोने कोने में, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कंपनी के हर रोज़ के काम को संभालना।
तो अपने बेस पे एक पर्सन अपॉइंट करते हैं जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है शेयर होल्डर को कि वो सारा काम जो होता है कंपनी को संभालता है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें सपना थोड़ी आएगा कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। तो इस कारण से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करता है, जैसे ईयर का एंड डेट आती है, अकाउंट क्लोज की जाता है, तो वो अपने सभी शेयर होल्डर को बिठाता है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाता है। तो उसके अंदर वो सब बताता है कि ये पोजीशन है इस साल हमारी कंपनी की। तो फिर वो उस प्रॉफिट के बेस पे डिक्लेयर करता है कि डिविडेंड कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि जो डिविडेंड है डिक्लेयर किया गया वो किया गया प्रपोज डिविडेंड की, इनको बोला गया है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कि आपको प्रपोज डिविडेंड है जो इतना दिया जाएगा। तो अब ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि जो ये प्रपोज डिविडेंड होता है, जो ये प्रपोज किया गया ये करंट ईयर के लिए किया गया है। यानी कि जो ये प्रपोज डिविडेंड है ये बोला जाता है 31 मार्च को जब ऐसे अकाउंट क्लोज किया गया 22 में, तो उनको शेयर होल्डर को बोल दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कि आपको नेक्स्ट ईयर में इस रेट से जो डिविडेंड दिया जाएगा। तो जो ये प्रपोज डिविडेंड तो ये किस ईयर के लिए बोला जाता है, ये नेक्स्ट फ्यूचर ईयर के लिए बोला जाता है, यानी कि जो हमारा करंट ईयर कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये हमारे लिए कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रीवियस ईयर, और ये जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट ईयर बन जाएगा करंट ईयर। तो यहाँ पे ये हमारे पास है करंट ईयर। तो जो ये प्रीवियस ईयर का जो हमारा प्रपोज डिविडेंड है फिर वो कब दिया जाएगा, करंट ईयर में पे किया जाएगा। यानी कि जो ये प्रीवियस ईयर में जो प्रपोज डिविडेंड था वो पे किया जाएगा कब, करंट ईयर के अंदर। यानी कि जो इस साल हमने डिक्लेयर किया वो हमारा इस साल है जो शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही फिर इस साल के भी एंड में जब मीटिंग बुलाई जाएगी शेयर होल्डर की, तो इस डेट को जब मीटिंग बुलाई जाएगी तब बोला जाएगा कि आपको प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे भी डिक्लेयर किया जाएगा कितना दिया जाएगा। तो ये जो डिविडेंड होगा ये किस ईयर के लिए होगा, जो ये नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि 1 अप्रैल 23 से लेकर के 31 मार्च 24 तक का होगा जो उसके लिए दिया जाएगा। यानी कि जो करंट ईयर है, अब मैं सिर्फ ये 2 ईयर का डाटा उठाती हूँ 21-22 से लेकर के 22-23 तक का। तो यानी कि मैं इस ईयर के अंदर मैंने हिसाब करना है। अब जो हमारे पास करंट ईयर है इस साल मैं हिसाब कर रही हूँ, तो जो प्रपोज डिविडेंड होता है प्रीवियस ईयर का उसको तो हमने करंट ईयर के अंदर क्या कर देना होता है, पे कर देना होता है। लेकिन जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है वो तो नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा ना। इस साल तो कैश का कुछ आउटफ्लो होता ही नहीं है। जब मैं करंट ईयर का हिसाब कर रही हूँ तो इस साल तो मैंने प्रपोज डिविडेंड का जस्ट मैंने प्रपोज डिविडेंड लिखा है कि नेक्स्ट ईयर में इतना पे कर दिया जाएगा, लेकिन पे तो नहीं हुआ ना। तो इस कारण से जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है इससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता, तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बन जाता है कंपनी के लिए। लेकिन जो प्रपोज डिविडेंड होता है प्रीवियस ईयर का ये तो करंट ईयर के अंदर हमें पे करना होता है, तो जिससे कैश का आउटफ्लो हो जाता है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो कैश का आउटफ्लो होता है ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। इसको समझते हैं कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक तो हमारे पास है प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास ये प्रपोज डिविडेंड है, एक है हमारे पास करंट ईयर का। तो अब यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा उसको पे किया जाएगा कब, करंट ईयर के अंदर इसको पे किया जाएगा। तो जब इसको पे किया जाएगा तो इससे कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, यानी कि पैसा चला जाएगा। तो डिविडेंड जो पे किया जाता है तो वो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर है जो ये चला जाएगा। अब इससे कैश का आउटफ्लो होता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको क्या करेंगे, हम डिडक्ट करके दिखाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आउटफ्लो हो रहा है इससे, क्योंकि डिविडेंड है जो पे किया जा रहा है। अब एक ट्रांजेक्शन तो इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आती है, तो हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट पड़ता है। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट इसका इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर है जो दिखाया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जब हम वर्किंग नोट के अंदर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उस नेट प्रॉफिट के अंदर हम ऐड करके चलते हैं जो प्रपोज डिविडेंड होता है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का जो होता है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है इसको 2 जगह दिखाएंगे। एक तो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देना क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब ये प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाता है प्रपोज डिविडेंड, तो अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सही होता है, तो इस कारण से दोबारा से इसको प्रपोज डिविडेंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग में ऐड करके फाइनेंसिंग में क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अब टर्न आते हैं करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड इसका क्या करेंगे। जब हमने करंट ईयर का ये जो प्रपोज डिविडेंड रखा है ये तो हमने कब पे करना है, आने वाले फ्यूचर ईयर में पे करना है। तो यानी कि इस साल तो इससे कुछ भी कैश का जो आउटफ्लो तो नहीं हुआ इससे कैश का, क्योंकि जस्ट ये प्रपोज किया गया है।
तो जी जब ये कैश का आउटफ्लो ही नहीं हुआ तो इस कारण से इसको कहाँ दिखाया जाता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर है जो दिखाया जाएगा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाएगा। इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई भी जगह जो नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि कैश फ्लो में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को जगह मिलती है जो जिससे कैश का इनफ्लो होता है या फिर आउटफ्लो होता है। ये जो हमारे पास करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, इससे कैश का आउटफ्लो जो नहीं हुआ है, इस कारण से इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई भी प्लेस है जो नहीं मिलेगा। अब इसका हम एग्जाम्पल कवर करते हैं, इसी टॉपिक का स्टेटमेंट कवर करते हैं एग्जाम्पल की। कहते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की, 2 साल का डाटा गिवन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, 22 का 21 का जो हमें डाटा देखना होता है वो 21 से 22 का देखना होता है। शेयर होल्डर फंड है जिसमें शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हो चुकी है, रिजर्व एंड सरप्लस 30,000 से 80,000 हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म ब्रोविंग 75,000 से नील हो चुकी है। नील का मतलब क्या है कि यहाँ पे पेमेंट कर दी गई होगी इसकी, इस कारण से क्या हो चुका है, नील हो चुकी है। शॉर्ट टर्म ब्रोविंग 37 से 25 हो चुकी है, ट्रेड पेपर्स 96 से 150 हो चुकी हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो 12,000 से 15,000 है जो हो चुके हैं। ऐसे हमारे पास जो असेट्स गिवन है, असेट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 3 से 340 हो चुकी है। करंट इन्वेस्टमेंट जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है, ये कैश इक्विवेलेंट की होती है इसलिए इसको हम नहीं लेते होते हैं करंट असेट्स के अंदर। नेक्स्ट आती है इन्वेंट्री 60,000 से 90,000 हो चुकी है, ट्रेड रिसीवेबल 65,000 से 97,000 हो चुकी है। कैश और बैंक बैलेंस को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं लेते होते। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग नोट्स बनाए गए हैं जिसमें लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स में 15% लोन लिया गया है 31 मार्च 21 से 22 का, 75,000 से नील हो गए यानी कि लोन की पेमेंट कर दी गई है। शॉर्ट टर्म ब्रोविंग्स के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है 37 से 25 हो गए हैं, कम हो गए हैं तो मतलब इसकी क्या कर दी गई है, पेमेंट कर दी गई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 3.5 से 4 लाख हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी गिवन है जो 50 से 60 हो चुका है। जब बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन भी गिवन होता है तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो मशीनरी है वो ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे है, क्योंकि इसमें से अभी तक डेप्रिसिएशन जो घटाया नहीं गया। एडिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें डाटा गिवन है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का जिसमें प्रपोज डिविडेंड है 21 का और 22 का, 20,000 और 30,000। कहता है सेकंड पॉइंट पे कि जो लोन की रीपेमेंट की गई है वो 1 अप्रैल 2021 को है जो इसका पैसा वापस कर दिया गया लोन का। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट में हमारे पास है जो रिजर्व एंड सरप्लस का डाटा गिवन है 30,000 से 80,000 हो गया। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम करंट ईयर में से अगर प्रीवियस ईयर को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट बच जाता है। तो हमारे पास 21 और 22 में करंट ईयर जो बनता है हमारे पास वो बनता है 22 का जो डाटा गिवन है वो 80,000 से, प्रीवियस ईयर बनता है 21 जो दे रखा है हमारे पास 30,000 से, तो हमारे पास 50,000 से क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट है जो आ जाएगा। 50,000 से नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसमें हमने 4 चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो कि हमारे पास क्वेश्चन में इस बार गिवन है तो इसमें ऐड कर देते हैं जो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है, प्रपोज डिविडेंड होता है वो ऐड कर दिया जाता है। 21 और 22 में जो प्रीवियस ईयर कहलाता है वो कहलाता है 20,000। देन इसमें हम ऐड करते हैं जो करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन होता है, तो इसमें हमने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है जो वो ऐड कर देना जो हमारे पास करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का जो हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है वो 15,000 से, तो 15,000 से इसमें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करते होते हैं और इन टर्म डिविडेंड जो होता है ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड करते हैं। वो दोनों डाटा नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ ये 3 ट्रांजेक्शन है 50,000 से, 20,000 से और 15,000 से, तो ये हमारे पास बन गया 85,000। तो ये 85,000 को यूज़ करते होते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सबसे स्टार्टिंग के अंदर नेट प्रॉफिट में सबसे पहले आती है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डाटा लिखेंगे। देन हमारे पास सेकंड एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का डाटा लिखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी हो रही है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग से। देन हमारे पास आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो डाटा लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हमने नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया, जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया था 85,000 से, तो 85,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हमें बैलेंस शीट में डाटा गिवन है वैसे वैसे ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हो चुकी है,
बढ़ चुके हैं शेयर कैपिटल फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है, इस कारण से हम इसको कहाँ दिखाएंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखाएंगे इश्यू ऑफ शेयर के नाम से, क्योंकि ये बढ़ चुकी है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स हम यहाँ पे दिखा देते हैं, 2 लाख से 3 लाख होगी, यानी कि 1 लाख का जो कैश का इनफ्लो हो चुका है। देन हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। देन हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आती है, जिसमें लोन गिवन है 75,000 से नील हो गया, मतलब कि इसकी पेमेंट कर दी गई होगी। तो हम यहाँ पे करते हैं कि पेमेंट ऑफ लोन के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी का ये पार्ट होता है, तो पेमेंट ऑफ लोन यहाँ पे दिखा देते हैं, जिससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। 75,000 से जो कैश का आउटफ्लो हो गया, तो हमने यहाँ पे 75,000 जो दिखा देने हैं, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट जरूर कैलकुलेट करेंगे हम। तो इंटरेस्ट के लिए हमारे पास डेट कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके चलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाएंगे, तो हमारे पास जो डाटा गिवन है लोन का, तो हमारे पास गिवन है 2021 से 22 का 75,000 से नील हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो इसकी रेट है वो 15% लोन के नाम से दिखाई है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें एक डाटा गिवन है, कहते हैं कि जो लोन की रीपेमेंट की गई है वो 1 अप्रैल 2021 को की गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 को इसकी रीपेमेंट है जो कर दी गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या फिर इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बनता है। तो यहाँ पे जो ये ईयर है ये बनता है 31 मार्च 2021, ये बनता है 31 मार्च 2022। तो इसकी जब पेमेंट 1 अप्रैल 2021 को करती है, 31 मार्च को क्लोज हुआ है, 1 अप्रैल को पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे एक रात का क्या इंटरेस्ट बनेगा, तो इस कारण से यहाँ पे इंटरेस्ट है जो इसका नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास गिवन है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। 37,000 से 25,000 हो गया, कम हो गया, तो मतलब क्या किया गया, इसका पेमेंट किया गया होगा, यानी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की क्या कर दी गई है, पेमेंट कर दी गई है। तो 12,000 से इसकी है जो पेमेंट कर दी जाएगी, 12,000 है जो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, तो इसका से यहाँ पे दिखा देंगे इसको पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट की क्या कर दी गई है, पेमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है ट्रेड पेबल, जो करंट लाइबिलिटी होती है 96 से 150 हो चुके हैं, यानी कि करंट लाइबिलिटी क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। जब करंट लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाते होते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको दिखाते होते हैं कि ऐड कर दी जाता है जब करंट लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो करंट लाइबिलिटी में हमारे पास गिवन डाटा ट्रेड पेबल्स का, ट्रेड पेबल है जो हमारे पास डाटा ये 96 से 1.5 लाख हो चुके हैं। तो जो ट्रेड पेबल्स है हमारे पास ये बढ़ चुके हैं 54,000 से, तो 54,000 इसके अंदर जो ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है। हमने जो करंट ईयर का टैक्स था वो तो हमने ऐड कर दिया था, जो ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था हमने इसके अंदर, और जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है वो हम सबसे लास्ट में, यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेटिंग का इनकम आता है तो वहाँ पे हम लेस करते होते हैं जो टैक्स पेड होता है। टैक्स पेड होता है, कौन सा टैक्स पेड होता है, ये प्रीवियस ईयर का, यानी कि प्रीवियस ईयर के टैक्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 21 और 22 में प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21, तो यहाँ पे 12,000 है जो यहाँ पे अपन टैक्स का माइनस करके चलेंगे कि टैक्स है जो पेमेंट कर दिया गया लास्ट में। नेक्स्ट मेरे पास जो डाटा गिवन है वो असेट साइड पे प्रॉपर्टी प्लांट का गिवन है, तो वहाँ पे मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को, जो कि हमारे पास किस बेस पे बनेगा, इस बार ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे बनेगा। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो ये बेस है ये कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे है जो बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका परफॉर्मा बनाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिपेयर किया जाएगा वो किया जाएगा अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बनाएंगे यहाँ पे हम, जिसमें सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन्स का जो शामिल किया जाता है। यहाँ पे डेबिट साइड होती है, यहाँ इसकी क्रेडिट साइड होती है, ऐसे सेम यहाँ पे डेबिट साइड होती है और इसकी ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे आता है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, यहाँ जाता है टू बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ पे हम दिखाते होते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी के नाम से, जो सेल वाला, यानी कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे जो आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन, ये आता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है, सिर्फ ये 4 ट्रांजेक्शन है जो इसमें दिखाई जाती हैं, इनके अलावा फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर नहीं आती है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसका 50,000 से, और जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में वो 60,000 से। तो हमारे पास जो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन सेल रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास यही डाटा गिवन है। तो हम यहाँ से अकमलेट डेप्रिसिएशन से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इस साइड बन रही है, 10,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है बैलेंसिंग फिगर में, जिसमें हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो पता चल गया।
नेक्स्ट हम प्रिपेयर करके चलते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे हमारे पास आता है बैलेंस बीडी। तो यहाँ दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से, यहाँ आते हैं इसका बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पे दिखाएंगे। इसमें हमारे पास बैलेंस है जो ओपनिंग बैलेंस वो 3.5 लाख से, तो 3.5 लाख यहाँ पे हम दिखा देंगे। ऐसे हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 4 लाख से, तो 4 लाख यहाँ पे दिखा देंगे। इसके अलावा कुछ भी बैलेंसिंग नहीं है, तो यहाँ पे 50,000 जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो जहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये किस चीज़ की आएगी, टू बैंक के नाम से दिखाएंगे कि क्या की गई, यहाँ पे परचेज की गया बैलेंसिंग फिगर है जो यहाँ पे आ जाएगी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाता नहीं है। जो ये बैंक है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो यहाँ पे जो बैलेंस है ये परचेज का बैलेंस है, यानी कि परचेज की गया प्लांट एंड मशीनरी 50,000 से, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो परचेज की गया 50,000 से, तो परचेज करने से कैश का जो आउटफ्लो जाएगा। जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था डेप्रिसिएशन अकाउंट से, वो हमारा एडजस्ट किया जाता है जब हम नेट प्रॉफिट में यहाँ पे एडजस्टमेंट करके चलते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, तो यहाँ पे हम ऐड करके चलते हैं। जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, जो कि हमने 10,000 जो कैलकुलेट किया था। उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन है जो इसके अकाउंट्स की कहीं जाती नहीं है, तो सिर्फ यहीं तक हमारा जो अकाउंट्स का डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा गिवन है वो गिवन है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि हम लेते नहीं है क्योंकि ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, कैश इक्विवेलेंट के अंदर आती है। इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री हमारी करंट असेट्स में 60 से 90 हो गई है। तो जब करंट असेट्स बढ़ जाते हैं उसको क्या करते हैं, हम लेस करके चलते हैं। यहाँ पे हम नेट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेके चलेंगे। करंट असेट्स क्या हो चुकी है, 60,000 से 90,000 यानी कि बढ़ गई है, तो लेस कर देते हैं। जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है, तो 60 से 90 होगी, 30,000 से क्या कर दी गई, ये माइनस कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड रिसेबल आते हैं कि जो हमारे पास ट्रेड रिसेबल 65 से 97 हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी करंट असेट्स बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे जब करंट असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। जिसमें हमने ट्रेड रिसेबल को लिया है 65,000 से 97,000 हो चुके हैं, तो यहाँ पे ट्रेड रिसेबल है जो 32,000 से जो माइनस कर दी जाएंगे, तो 32,000 से इसको माइनस कर दी जाएगा। कैश एंड बैंक का हम डाटा लेते नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास डाटा जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कॉन्टीजेंट लायबिलिटी प्रपोज डिविडेंड। जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो हम माइनस करके चलते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ से हम माइनस कर देंगे जो प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड है जो प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ये पे किया जाता है। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का हमारे पास गिवन है 20,000 से, तो 20,000 से यहाँ से पे कर दिया जाएगा, तो जिससे कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है नहीं है, तो इसका हम टोटल करते हैं। टोटल जब करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो प्रॉफिट है 85,000 प्लस करेंगे 10,000, तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 95,000 बन जाएगा इसका। ये हमारे पास जो 95,000 आया है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया है, तो इसके अंदर फिर एडजस्ट करके चलते हैं। 30,000 और 32,000 को लेस कर देंगे, 30,000 को 32,000 को लेस कर देंगे। देन हम इसके अंदर जो 54,000 है ऐड कर देंगे, और ये 12,000 है जो टैक्स लास्ट में पे कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आ जाएगा 75,000 से। इन्वेस्टिंग में सिर्फ हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन है 50,000, तो ये नेगेटिव का 50,000 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कैश है जो यूज़ की गई यहाँ पे। नेक्स्ट फाइनेंसिंग में हमारे पास 1 लाख पॉजिटिव, 75, 12 और हमारे पास 20 नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग आएगी वो 7,000 है जो नेगेटिव से आएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव डाटा जो दिखा दी जाएगा। अब हमने तीनों एक्टिविटी का टोटल कर लेना है, ए बी और सी तीनों एक्टिविटी का टोटल करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। अब इस 18,000 में हमने ऐड करना होता है जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट का। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में हमने देखा था कि कौन सी ट्रांजेक्शन को छोड़ दिया गया था। हमने एक तो छोड़ी थी करंट इन्वेस्टमेंट, एक छोड़ा हमने बैलेंस कैश और बैंक का। तो हमारे पास जो इसकी बैलेंस गिवन है, तो हमारे पास डाटा है जो 22 से लेकर के 21 का डाटा गिवन है। सबसे पहले कैश और बैंक का जो बैलेंस है हमारे पास वो गिवन है 13,000 से, और यहाँ पे 5,000 से। ऐसे जो करंट इन्वेस्टमेंट थी उसका डाटा गिवन है हमारे पास 30,000 से, और ये गिवन है 20,000 से।
तो यहाँ पे 13,000 और 30,000 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 43,000 बन जाएगा। 20,000 और 5,000 को जोड़ेंगे तो 25,000 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस तो 21 क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस बनता है, यानी कि इसमें जब हम 25,000 जोड़ देते हैं तो 25,000 जोड़ के हमारे पास 43,000 है, जो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस के जो इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारा डाटा क्या हो चुका है, टैली हो चुका है। तो इससे हमें एक श्योरिटी भी मिल जाती है कि हमारा जो समय बिल्कुल सही भी है। तो इस तरीके से बच्चों समता, आई होप कि आपको कंसेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। हमारे पास प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट था जो ये आज, और हमारे पास प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का कंसेप्ट था, विद एग्जांपल हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो कवर करेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो बनता है वो बनता है हमारे पास प्रिपेयर करना इनकम टैक्स जो अकाउंट होता है उसको हमने प्रिपेयर करके जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।